नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की जो चुनावी नतीजे आए पूरे 5 दिन हो गए हैं और इन 5 दिनों में करीब 500 लोगों की जानें चली गई है और कई लोग अस्पताल में हैं और लाखों लोगों के साथ लूट की घटनाएं घटी है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, ये केवल आम इंसान थे। ये तो रहा सिर्फ बंगाल का हाल, और देश का हाल तो इससे भी कई गुना बेहाल है, जहाँ पे रोज़ करीब 3 से 4 हज़ार जाने जा रही है और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इन बीते 5 दिनों में 17 लोगों की हत्याएं हुई है। इस पर हमारे देश के बड़े नेता तिलमिला उठे हैं और बीजेपी के नेता तो इस कोरोना महामारी के दौर में भी धरने पर उतर आए हैं और राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर बैठे हुए हैं। लेकिन मौतें तो मौतें हैं, चाहे किसी का भी हो, कारण कुछ भी हो, उनके परिवार वालों को तो दुख होता ही है और लोगों की क्षति तो होती ही है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्यों किसी कर्मठ नेता ने ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी से लोग जब मर रहे थे तब क्यों किसी ने हड़ताल नहीं किया? जब लोगों की शमशानों में लाइनें लग रही थी और आज भी लग रही है। इसके लिए कोई क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है? अगर कोई आवाज़ उठाना भी चाहता है तो उनकी ट्वीटें डिलीट कर दी जाती है। अगर कोई कुछ पोस्ट करता है तो उसमें उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि यह कोरोना से मर रहे हैं, या इसलिए क्योंकि यह बीजेपी के जो कार्यकर्ता नहीं हैं बल्कि आम जनता हैं? क्या ये आम जनता की मौत की जिम्मेदारी ले पाएंगे, जो इनकी ज़बरदस्त सुविधाओं के चलते मौत के मुंह में समा जा रहे हैं? अगर इन सब के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनके जो ट्वीट्स हैं वह भड़काऊ और भ्रामक होते हैं। लेकिन अगर बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ अगर कोई ट्वीट करता है तो वह देशभक्ति होती है। इन ट्वीट्स में जब बांग्लादेशियों को रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो यह देशभक्ति होती है। लेकिन जब कोरोना से लड़ रहे लोगों के प्रति अगर कोई संवेदनाएं अपनी दिखा दे तो वह क्रांतिकारी भड़काऊ हो जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन करके देश की सुविधाओं को बढ़ाएंगे, तो कहाँ हैं इनके प्राइवेटाइजेशन वाले साथी? क्यों इस मुश्किल घड़ी में यह देश को अपनी सुविधाएं नहीं प्रदान कर पा रहे हैं और अभी भी यह देश को खतरे में डालने से नहीं चूक रहे हैं? यहाँ बंगाल से जो हिंसा की चिंगारी उठ रही है वह कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश को निगल जाए, और यहाँ इसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ठहराई जा रही है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की हिंसा में कुल 17 जाने गई है, जिसमें से 9 बीजेपी कार्यकर्ता की ही रही और 7 जो है टीएमसी कार्यकर्ता की, और जो कुछ बाकी बचे हैं और अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ताओं की जाने गई है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ बीजेपी के कार्यालयों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही न्यूज़ें आ रही है। क्या टीएमसी के जो लोग हैं उनके मरने की और उनके यहाँ की हताहत होने की न्यूज़ें क्यों नहीं हमें मीडिया पे दिखाई दे रही है? क्या उनके यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ होगा? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके विचार हमारे अगली कड़ी में शामिल कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बात करें इस हिंसा की तो क्या इसमें सिर्फ टीएमसी ही अकेले जिम्मेदार हैं? क्योंकि दोस्तों आपको बीजेपी का इतिहास पता होगा कि वो जहाँ भी अच्छे से हारती है वहाँ ऐसे हिंसा होते रहते हैं। जैसे कि आपने दिल्ली में भी देखा होगा, जब वहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी से बुरी तरीके से हार गई थी तो वहाँ एनआरसी और सीएए के नाम से बड़े दंगे करवाए गए थे, जो कि पहले से ही प्रायोजित थे। लेकिन यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वह पश्चिम बंगाल को बोल रहे हैं और कोस रहे हैं कि यहाँ जो हिंसा हो रही है वह पुनः प्रायोजित है। और क्या ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मैं आपको बीजेपी के कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं के जो कमेंट्स और ट्वीट्स पढ़ा देता हूँ। इसमें कंगना रनौत जो है वह पश्चिम बंगाल के लोगों का जो है कंपेयर वह बांग्लादेशी रोहिंग्या से कर रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल को एक फ्यूचर का कश्मीर बता रहे हैं। और हम ऐसे ही देखते हैं तो यहाँ और कई भड़काऊ ट्वीट्स आए हुए हैं। जैसे कि कंगना रनौत ने ही प्रधानमंत्री मोदी को गुंडा बनने के लिए कहा है, जो पहले 2000 में जैसे हुआ था वैसा ही विराट रूप उनको लेने के लिए कहा गया है। ऐसे ही बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं संबित पात्रा जी, उनका जो ट्वीट आया था कि बंगाल में सत्ता में बैठे लोगों की रक्त रंजित राजनीति को भाजपा कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास
मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या यह जो ट्वीट्स हैं वह भड़काऊ नहीं है? क्या इनकी वजह से हिंसा नहीं उपज रही है? क्यों सरकार इन हैशटैग और इन ट्वीट्स को डिलीट नहीं करवाती? जब उनको कोरोना से जो पीड़ित हैं उनके जो ट्वीट्स हैं वह भड़काऊ लगते हैं, तो जब वह उनको डिलीट करवा सकती है तो फिर क्यों इन ट्वीट्स को डिलीट नहीं करवाती है? और क्यों इन फेक न्यूज़ेज़ को यहाँ बंद नहीं करवाती है? यहाँ पे हिंसा की कई फेक न्यूज़ेज़ भी चल रही है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की कुछ फुटेज यहाँ से वायरल हुई थी, जिसमें जो कि पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यह कुछ जो तस्वीरें हैं वह फेक है। इसको मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे एक बंदूक और तलवार लेकर खेला होबे गाने पर नाच रहे लोगों का वीडियो जो है वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद से जोड़कर देखा गया, लेकिन यह 2 साल पहले का था, जिसको अलर्ट न्यूज़ ने फेक बताया है। ऐसे ही और कई फुटेज है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें बांग्लादेश में महिला पर हमले की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा था और इसे इसी तरीके से शेयर भी किया जा रहा था। और यह फुटेज है जो कि पश्चिम बंगाल की हिंसा से जोड़कर शेयर किया जा रहा था। यह आंध्र प्रदेश में कोरोना पीड़ित परिवार का है। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे अगर फेक न्यूज़ आपके पास आ रही हो तो उनको पहले वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही आगे शेयर करें। टेक केयर बिफोर यू शेयर। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन हिंसा का कारण बन जाए और ऐसे चीज़ों को आप भी फैलाने में लग जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।